बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्लास 9 के स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर सेल वॉल को डिस्कस किया था, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ, और उसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल देख रहे हैं कि कैसा सेल का जो स्ट्रक्चर होता है और कौन कौन से उसके अंदर जो है वो सेल के अंदर चीज़ें मौजूद होती हैं। लास्ट टाइम हमने सेल वॉल को डिस्कस किया था, उसमें हमने आपको ये बताया था कि सेल वॉल 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। ठीक है, सेल वॉल 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। सेल वॉल 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। कौन कौन सी? प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और मिडल लेमिला। ठीक है, इस मिडल लेमिला के कॉन्सेप्ट को करेक्ट कर लीजिए कि ये जो मिडल लेमिला है, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि सीमेंटिंग मटेरियल का काम करती है। ठीक है, सीमेंटिंग मटेरियल का काम करती है। किसके दरमियान? 2 सेल्स की अटैचमेंट के दरमियान, यानी 2 सेल्स को अटैचमेंट के अंदर जो हेल्प करती है वो मिडल लेमिला जो है वो हेल्प करती है, 2 सेल्स के अटैचमेंट के अंदर हेल्प करती है। ठीक है जी, ये किससे बनी होती है मिडल लेमिला? ये पैक्टिन से बनी होती है, और पैक्टिन एक सीमेंटिंग मटेरियल का काम करता है जो कि 2 सेल्स को आपस में जोड़ने का जो है वो काम करता है। इसको भी ज़रा देख लीजिए। इसके बाद बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ये आपको 2 स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये प्लांट सेल का है और ये एक एनिमल सेल का है। आपको इसकी लेबलिंग नज़र नहीं आ रही होगी, मुझे इस बात का अंदाज़ा है, लेकिन ये बस स्ट्रक्चर को शो करने के लिए, ठीक है, कि सेल का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है। तो लास्ट टाइम हमने प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल को डिस्कस किया था। ठीक है, हमने देखा था कि प्लांट के जो सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है प्लांट की, उसको हम सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एनिमल सेल नज़र आ रहा है। एनिमल सेल में कोई सेल वॉल मौजूद नहीं होती, यानी एनिमल सेल की जो सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो क्या है? वो सेल मेम्ब्रेन जो वो कहलाती है। ये सेल है, सेल के सेंटर के अंदर आपको ये न्यूक्लियस नज़र आ रहा है बेटा, और ये जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन, गौर से सुनिएगा, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान ये जितना भी जो भी चीज़ें मौजूद हैं, जो भी स्ट्रक्चर मौजूद है, इसे हम साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा? ये सारा का सारा साइटोप्लाज्म है। इसको भी हम डिटेल से स्टडी करेंगे और न्यूक्लियस को भी देखेंगे। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को जिसने कवर किया हुआ है, जिस मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है, उसको हम नाम देते हैं सेल मेम्ब्रेन का। बेटा सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके अलावा हम इसको यूनिट मेम्ब्रेन का भी नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और यूनिट मेम्ब्रेन। इसको यूनिट मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं ये भी मैं अभी आपको इंशाल्लाह अभी बताता हूँ। बेटा ये जो स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने मॉडल्स है वो पेश किए, डिफरेंट मॉडल्स है वो पेश किए, लेकिन उनमें जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल है वो कहलाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या कहलाता है बेटा? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, फ्लूइड लिक्विड को हम कहते हैं, ठीक है, और मोज़ेक कहते हैं ऐसे स्ट्रक्चर को जिसकी कोई ख़ास अरेंजमेंट ना हो। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है बेटा सेल मेम्ब्रेन का, इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर जो मौजूद है। इसमें प्रोटीन मौजूद होते हैं, कोलेस्ट्रॉल्स मौजूद होते हैं, और बहुत सारे इस तरह का एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है कि जिसकी एक ख़ास अरेंजमेंट नहीं होती। तो लिहाजा हम इसको नाम देते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का। इसके अंदर तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो किससे जो है वो बनी होती है। तो ये फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। ठीक है, किससे बनी होती है बेटा? फॉस्फोलिपिड से, और ये 2 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। ठीक है, ये जो मॉडल है, ठीक है, ये पेश किया था साइंटिस्ट ने, 2 साइंटिस्ट, उनका नाम सिंगर एंड निकोलसन ने, और कौन सा सन में पेश किया था? ये पेश किया था 1972 के अंदर। ठीक है,
तो ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है बेटा, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है जो कि पेश किया है सिंगर एंड निकोलसन ने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को दिखाने के लिए। तो मैंने अभी बात की कि ये बनी होती है फॉस्फोलिपिड से। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये एक फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है, ठीक है। और आपको नज़र आ रहा है कि ये बाई लेयर्स है, यानी 2 लेयर्स पर मुश्तमिल है, ठीक है, 2 लेयर्स पर मुश्तमिल है। इसके अलावा आपको ये जो ब्लू मार्कर से शो किया गया है ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं। ये क्या है बेटा, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इस स्ट्रक्चर के अंदर फ्लोट कर रहे होते हैं, यानी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पर फ्लोट कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह समंदर के ऊपर बर्फ़ जो है वो तैर रही होती है, इस तरह ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है वो इस पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो क्या कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का। इसके अलावा हम अगर इसकी बात करें कि ये जो स्ट्रक्चर है फॉस्फोलिपिड का, ये आपको 2 स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। एक हेड है, ठीक है, जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है इसे हम हेड कहते हैं, और नीचे इसकी टेल्स हैं। तो बेटा लिपिड्स होते क्या हैं, ये फॉस्फोलिपिड क्या है, लिपिड जो है वाटर इनसॉल्युबल ऑयली कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, चिकनाहट वाले कंपाउंड होते हैं, ठीक है। और फॉस्फोलिपिड लिपिड्स की ही एक टाइप है कि जिससे ये जो वो पूरा सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है ये बना होता है। अगर आपने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखना है तो आप अंडा लीजिए, और अंडे का, अब हमने डिस्कस किया था कि प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है, तो जो अंडा एक सेल है, एग जो है वो एक सिंगल सेल है, उसके अंदर जब आप अंडा तोड़ते हैं तो आपको एक मेम्ब्रेन जो है वो नज़र आती है, ठीक है, झिल्ली टाइप की, ठीक है, मेम्ब्रेन झिल्ली को ही कहते हैं, ठीक है, बड़ी कह लें कि पतली सी और नरम नाजुक सी जो है वो एक मेम्ब्रेन होती है, वो होती है बेटा सेल मेम्ब्रेन। अगर आपने सेल मेम्ब्रेन को ऑब्जर्व करना है तो आप अंडे की जो है, अंडे के अंदर इस सेल मेम्ब्रेन को जो है वो आसानी के साथ ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये फॉस्फोलिपिड होती है, बाई लेयर होती है, ठीक है, यानी 2 लेयर से मुश्तमिल होती हैं, और इसके अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो क्या कर रहे होते हैं बेटा, फ्लोट कर रहे होते हैं। ये स्ट्रक्चर है किस चीज़ का बेटा, सेल मेम्ब्रेन का। अब हम आ जाते हैं इसके फंक्शन के ऊपर कि इस सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है सेल के अंदर। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जो प्लांट सेल है उसके अंदर जो सेल वॉल मौजूद होती है वो कैसी होती है, वो परमिएबल इन नेचर होती है, यानी वो जो है वो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स, उन तमाम को अलाउ करती है कि वो सेल के अंदर इन हो सके और आसानी के साथ आउट हो सकें, ठीक है। यानी जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं वो आसानी के साथ इस सेल वॉल के ज़रिए से क्या हो सकते हैं, डिफ्यूज़ हो सकते हैं। लेकिन अब अगर ऐसा हो कि सिर्फ सेल वॉल हो जो कि परमिएबल हो, यानी जितने भी मॉलिक्यूल्स उन सबको अलाउ करें, तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं वो सेल के अंदर चले जाएंगे जो कि सेल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो लिहाजा ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी सेल वॉल के बाद, अगर हम प्लांट की बात करें तो सेल वॉल के बाद एक और स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन का होता है, और इसकी जो नेचर होती है वो कैसी होती है, ये सेमी परमिएबल होता है, ठीक है। यानी इसकी जो नेचर है सेमी परमिएबल इन नेचर है। सेमी परमिएबल का मतलब है ये सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को अलाउ करता है कि वो सेल के अंदर इन हो सकें। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में सेल वॉल तो मौजूद ही नहीं होती, यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। तो ये सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है बेटा, ये सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है, यानी वो मॉलिक्यूल्स जो कि सेल के अंदर जाने चाहिए, यानी जिनकी सेल को ज़रूरत होती है, वो वाटर मॉलिक्यूल्स, वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो कि सेल के अंदर जो है वो कहने के नुकसान नहीं पहुंचा सकते, वही जो है वो अंदर जाते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि सेल को नुकसान पहुंचा सकते हैं वो सेल के अंदर नहीं जा सकते। इसको आप यूँ समझ लीजिए कि ये गार्ड का काम करता है, ठीक है। आप मिसाल के तौर पे आप बैंक में जाते हैं तो बैंक के अंदर गेट पर आपको एक गार्ड मौजूद जो आपको चेक करता है, ठीक है, कि कोई जो रिलेटेड पर्सन है वही जो है वो अंदर जा सके। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन एक गार्ड का काम करती है कि कुछ सिलेक्टिव जो है मॉलिक्यूल्स हैं उनको अलाउ करती है सेल के अंदर जाने के लिए। तो इसका सेमी परमिएबल, और ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट्स वाटर मॉलिक्यूल्स।
ठीक है। एंड न्यूट्रिएंट्स भी हम आगे लिख सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स और न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्टेशन के अंदर वो काम करती है। अभी मैंने आपसे कहा था कि इस सेल मेम्ब्रेन को या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम यूनिट मेम्ब्रेन का भी नाम देते हैं। इसकी वजह क्या है, इसको हम यूनिट मेम्ब्रेन का नाम क्यों देते हैं? इसलिए कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, सेल मेम्ब्रेन के बेसिक स्ट्रक्चर है, ये सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं, मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया है या क्लोरोप्लास्ट है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर वहाँ भी मौजूद होता है, तो लिहाजा हम इसको क्या नाम देते हैं? इसको हम यूनिट मेम्ब्रेन का भी नाम देते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि सेल की जो शेप होती है वो डिफरेंट होती है, यानी हर सेल की शेप डिफरेंट होती है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। यहाँ हमने बात की कि ये जो सेमी परमिएबल होती है, यानी ये अलाउ करती है वाटर मॉलिक्यूल्स के वो इन हो सकें, ठीक है। जबकि कुछ सेल्स के अंदर ये जो है वो फैगोसाइटोसिस भी जो है वो परफॉर्म करती है। ये सेल मेम्ब्रेन क्या करती है बेटा? फैगोसाइटोसिस। ये फैगोसाइटोसिस क्या होता है? फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है सॉलिड पार्टिकल जो है वो इंगल्फ करना, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल्स। मिसाल के तौर पे हमारी बॉडी के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो हमारी बॉडी का जो है वो डिफेंस सिस्टम कहलाते हैं, जो हमारी बॉडी को बचाते हैं, ठीक है। जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनको वो इंगल्फ कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं बेटा? कि उसकी एक ख़ास शेप नहीं होती। जो हमारे बॉडी के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनकी एक ख़ास शेप नहीं होती, वो अपनी शेप को चेंज करते हैं, या जो भी फॉरेन पार्टिकल है, बैक्टीरिया वगैरह है, उसको इंगल्फ करते हैं। तो जिस प्रोसेस के ज़रिए से वो इंगल्फ करते हैं उसे हम नाम देते हैं फैगोसाइटोसिस। तो ज़ाहिर है कि वो भी सेल मेम्ब्रेन ही फंक्शन परफॉर्म करती है, तो लिहाजा ये भी एक कहने के फंक्शन है फैगोसाइटोसिस का, एक सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो यानी सेल के अंदर आ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल्स, और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं फैगोसाइटोसिस का, ठीक है जी बेटा। ये था हमारा स्ट्रक्चर जो है वो सेल मेम्ब्रेन का। अब इंशाल्लाह ताला हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बारे में, ठीक है जी। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।